बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा। बिजनेस, कारोबार या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो भी इस्लाम में जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब कोई भी इस्लाम से उसको अलग ना समझे। अगर कोई कौम मजबूत हो सकती है, कौम आगे बढ़ सकती है, तो वो अच्छे कारोबार के साथ ही आगे बढ़ सकती है। क्योंकि कुरान शरीफ की जो आयत हमने ली है वो बहुत आम आयत है। फ़इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा, ये 2 मरतबा सेम वर्ड इस्तेमाल किए गए इस आयत के अंदर। यानी बस मुश्किल के बाद आसानी है, और उसके बाद इन्नमल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। 2 बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यानी आपको पहले मुश्किल को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तकलीफ को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, आसानी उसके बाद ही आएगी। यानी बगैर मुश्किल के आसानी हो नहीं सकती है। और अल्लाह को वो बात 2 बार कहनी पड़ी, एक बार नहीं की उन्होंने। अब उसको अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। वो कभी लेते हैं सरकार सल्लम पे लेते हैं कि सरकार दो आलम सल्लम में बहुत तकलीफें थी तो अल्लाह ने उनको दिलासा देने के लिए कहा है। लेकिन कुरान शरीफ जो है वो पूरी उम्मत के लिए है, और उसमें हर तरीके का इल्म है, हर तरीके की तालीम है। आज हमारी कौम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जैसे ये कल 22 रजब है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का कौल है कि वो फरमाते हैं कि जो इंसान रोज़ी तलाश नहीं करता है, काम काज नहीं करता है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता है और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती है। क्योंकि ज़रिया माश तलाश करना, यानी रोज़ी रोटी तलाश करना, काम काज करना, ये हम पर वाजिब है। तो ज़रूरी हम लोगों के लिए पहले क्या है कि हम कारोबार, हक हलाल की रोज़ी, खास इंसान के पास अगर हलाल की रोज़ी कमाने का ज़रिया अगर प्रॉपर होगा, उसको अच्छे से पता होगा कि कैसे कमाया जाता है, तो वो ज़रूर ब ज़रूर हलाल रोज़ी की तरफ ही पहले जाएगा। इंसान का पेट भरा हो तो वो चोरी करने नहीं जाएगा। हाँ, वो फितरती तौर पे कुछ लोग होते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी उसके पास अगर कमाने का ज़रिया प्रॉपर नहीं है, तो वो बुरे काम की तरफ जा सकता है। तो पहले हमको समझना है कुछ चीज़ों को, कि हम जितने भी मर्द-ज़ात हैं, कम से कम उनको तो पहले रोज़ी-रोटी की तरफ सोचना ही चाहिए। अल्लाह की इबादत जितनी ज़रूरी है, उतना ही हलाल रोज़ी कमाना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में लोग हराम कमाई करके हलाल चिकन तलाश करते हैं। वैसा वाला माहौल है। वो कमा तो रहे हैं हराम रोज़ी, हराम तरीके से कमा रहे हैं, और उनको चिकन चाहिए होता हलाल वाला। तो सबसे पहले तो हलाल रोज़ी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हलाल रोज़ी में बरकत है। हलाल रोज़ी में बरकत क्यों है कि उसमें सुकून है। आपको कभी भी हलाल रोज़ी में सुकून मिलेगा। हराम की रोज़ी कमाने वाला, यानी कोई शराब का अड्डा चला रहा हो, जुआ खाना चला रहा हो, क्या वो कभी सुकून से मिलता है? वो कभी आपको सुकून से नहीं मिलेगा। पैसा होगा लेकिन उसका सुकून नहीं होगा। लेकिन कोई इंसान अगर मेहनत से कुछ पैसा कम भी कमाता है, तब भी रात को उसको नींद अच्छी आती है, क्योंकि उसने हलाल की रोज़ी कमाई है। बहरहाल, आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है, यहाँ पे हम पब्लिक स्पीच कर रहे हैं। पब्लिक स्पीच, लेकिन इस्लाम से अलग नहीं है, इसको समझना पहले। यानी इस्लाम में ये तालीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बहुत, यानी बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। माँ खदीजतुल कुबरा, यानी आपकी बीवी जौज़ा, वो भी बिज़नेसमैन थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जॉब करते थे, काम करते थे। तो आप समझ सकते हो कि हम सबकी माँ, यानी हमारे नबी की जो बीवी है, वो खुद भी एक बिज़नेसमैन थी, कारोबारी थी, और जिनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके पास जॉब भी करते, काम करते थे। और उनके ईमानदारी को देखकर ही माँ खदीजा ने उनका रिश्ता हज़रत तालिब के पास भेजा, अबू तालिब के पास। हज़रत अबू तालिब के पास रिश्ता भेजा गया। क्यों भेजा? क्योंकि उनकी ईमानदारी को देखकर। और हमारे नबी ने तिजारत को बहुत ज़्यादा, यानी बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। उसकी वजह क्या है? आदमी कैसे भी कमाए, कहीं नौकरी करके कमाए या फिर वो बिज़नेस करके कमाए,
हलाल रोजी कमा रहा है, इनफ है, लेकिन सरकार ने तिजारत को ज़्यादा पसंद फरमाया, बिजनेस को। उसकी वजह है, आप अगर कहीं जॉब करते हो तो वो नौकरी आपने कहीं पे की है तो सिर्फ अपने लिए होगा। आप जॉब कर रहे हो, आपका घर चलेगा, वो सिर्फ आपका ही भला होगा जॉब करने से। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, तो उसमें आप कई लोगों के साथ में जुड़ते हो, तो कई घर भी चलते हैं उसके अंदर। कोई अगर छोटा सा भी बिजनेस चलाता है तो 4-5 लोगों को रख ही लेता है। एक छोटी सी अगर दुकान भी चलाता है तो 1-2 लड़के लोगों को काम पे रख लेता है। चाय वाला भी होगा तो एक आध लड़के को काम पे जरूर रखेगा। तो बिजनेस करने वाला वो और लोगों को भी काम पे रखता है, तो उससे और घर भी चलते हैं। इसलिए बिजनेस को सरकार ने ज़्यादा पसंद फरमाया है कि अगर हमारी कौम में ज़्यादा बिजनेसमैन लोग होंगे, ज़्यादा कारोबार करने वाले होंगे, तो वो हमारी कौम में काफ़ी और लोगों को भी काम दिला सकते हैं। इस वजह से सरकार ने बिजनेस को ज़्यादा पसंद किया है। आज हम लोग कोई इस्लामिक कंट्री पे नहीं है, हम हर किसी को लोगों को रखेंगे। यहाँ मकसद है लोगों के घर चलना। आज अगर हम भी एक बिजनेसमैन हैं, हम खुद भी लास्ट मतलब पहले हमारे गारमेंट का जरिए कारखाने थे, जो तकरीबन 96 से हम अपना कारखाना चला रहे थे। 2018 में हमने गारमेंट बंद किया। 2015 में ही हम इंटरनेट इंडस्ट्री में आ गए। बी फाइन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। 10 साल उसको भी हो गए और सक्सेसफुली कंपनी चला रहे हैं। दीन के साथ में आप दुनिया को भी बेहतर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दीन में चले गए तो आप दुनिया बेहतर नहीं कर सकते, जैसे आज लोगों के जहन में है ऐसा। आज के माहौल में लोग ज़्यादातर जो आलिम होते हैं, जो मदरसों में पढ़ाई करते हैं, वो लोग कोई कारोबार नहीं करते। ज़्यादातर लोग वो तलाश करते हैं कि कहीं पे उनको मस्जिद में नौकरी मिल जाए, या फिर कहीं पे कुरान खानी करने का मौका, या कोई आयतल करीमा पढ़ने का मौका, यानी इस तरीके से घरों में जाके पढ़ने वाला मौका, वहीं से पैसा मिले, वही सोचते हैं। यानी वो एक बिजनेसमैन बनना नहीं चाहते। जो इल्म उन्होंने सीखा है उसी इल्म के जरिए से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। लेकिन ये भी जो जहन है वो गलत है। हमारे लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी इल्म सीख सकते हैं, जो दीन का इल्म है वो भी, क्योंकि आलिम बनने के लिए आपको 3 साल के कोर्स करने होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है एक आलिम बनने के लिए। आप इंजीनियर बनने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी आप वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने, अब ज़्यादातर लोगों ने वो चीज़ कर लिया है कि अब वो आलिम ही बनते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं होता, कोई कमाने का ज़रिया दूसरा होता नहीं है, तो जो इल्म सीखा है उसके ज़रिए से ही कमाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। हर कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई और कुछ काम करता होगा। सबके पास कुछ ना कुछ कमाने का ज़रिया है, तो वो ये समझते हैं कि दीन कैसे सीखेंगे हम, दीन में वक्त कैसे निकालेंगे हम। जैसे उनके लिए जो दीन सीख के बैठे हैं उनको दुनिया प्रॉपर ईमानदारी से कमानी है, वैसे ही जो दुनिया में लगे हुए हैं उनको भी दीन वैसे ही ईमानदारी से सीखना है। दोनों चीज़ आनी चाहिए, कोई एक चीज़ पर ही रहना चाहिए इंसान को। तो उसके लिए पहली मिसाल हम खुद है कि हम खुद भी कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन हैं। कई लोग हमारे पास जॉब करते हैं, और हम साथ ही साथ सिलसिला भी चला रहे हैं, यानी दीनी तालीम भी दे रहे हैं। तो दीनी तालीम भी आप तक पहुंच रही है और फिर बिजनेस भी चला रहे हैं। इन सब को चलाने के लिए क्या लगता है? तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इनकी किस्मत ऐसी है, उनकी किस्मत ऐसी है। हर किसी की किस्मत अलग अलग है, हर किसी का ऐसा मानना होता है। अब आप एक मिसाल लो, किसी बगीचे में बहुत सारे आम के झाड़ लगे हुए हैं, और वो जो आम के झाड़ लगे हैं वो सारे आम के झाड़ों में फल लगते हैं। किसी साल ऐसा होता है कि फूल लगने के बाद बदली आ जाती है। जब बदली आती है तो फूल झड़ जाते हैं। वो फूल झड़ते हैं तो फिर फल कम लगते हैं उस साल बगीचे में। ये एक आम के बगीचे का तरीका होता है। अगर बदली नहीं आई, धूप अच्छी रही, तो सारे बगीचे में फल अच्छे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह जब आम उगाना चाह रहा है ना अच्छे, तो हर किसी को एक जैसी धूप दे रहा है, और जब वो चाह रहा है कि आम कम हो तो फिर बदली आ जा रही है, और फिर नेचुरल तौर पे फूल झड़ गए तो आम की फसल कम होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक झाड़ पे कम होगी और एक झाड़ पे ज़्यादा होगी। यानी नेचुरल तरीका तो ऐसा है कि अगर फसल होगी तो एक जैसी होगी अच्छी, खराब होगी तो पूरी खराब होगी। दोनों ही चीज़ होगी, अलग नहीं होता। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। इंसानों में ज़्यादातर ऐसा होता है कोई आदमी एकदम गरीब है, कोई आदमी एकदम अमीर है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह है कि जो दरख्त है वो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंडेड है।
जैसा मौसम होगा वैसी फसल होगी। मौसम खराब होगा तो फसल भी खराब हो जाएगी। इंसान वैसा डिपेंडेंट नहीं है। इंसान अपनी कोशिशों से तरक्की करता है। वो जैसी कोशिश करेगा वैसा ही वो तरक्की करेगा। अगर कोशिश नहीं करेगा तो वो तरक्की भी नहीं करेगा। यानी उसके पास ये नहीं है कि नेचुरल तौर पे ऐसा हुआ था और ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब वो बगीचा जिसका है उसको नुकसान फायदा उससे हो सकता है कि बदली आ गई तो आम की फसल कम हुई तो उसको नुकसान होगा, और अगर बदली नहीं आई, अच्छी धूप रही तो फसल अच्छी हुई तो उसको फायदा हो गया। उसके हाथ में कुछ था नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान के हाथ में है। तो सबसे पहले जो चीज बदलनी है इंसान को, जो उसके नेचुरल तौर पे यानी कुदरती तौर पे उसके अंदर मौजूद है, उसको सबसे पहले निकालना है। जब वो चीज वो निकालेगा फिर वो तरक्की कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो तुमको अपने अंदर से निकालनी है वो है ब्लेम गेम। सो क्या बोलते हैं? ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो? ब्लेम गेम यानी हमेशा किसी ना किसी दूसरे के ऊपर अपनी नाकामयाबी का इल्जाम लगाना। क्या ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हुआ, वैसा हुआ तो उसकी वजह से हुआ। जैसे ज्यादातर लोग कहेंगे मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, या हमको मौका नहीं मिला इसलिए ऐसा हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ। यानी वो ब्लेम गेम होता है। यानी जो भी हमारी नाकामयाबी है उसका इल्जाम हम कहीं ना कहीं और लगाते हैं। चाहे वो ये कहेंगे मेरी बीवी ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरे बच्चों ने साथ नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, यानी इस तरीके से सबके ऊपर ब्लेम करेंगे अपनी नाकामयाबी का। और जो इंसान ऐसा करता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिसने भी ऐसा सोचा कि फला की वजह से ऐसा हुआ है, या सबसे ज्यादा ब्लेम तो अल्लाह पे ही लगता है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत खराब करी, तो ये जो ब्लेम गेम है तुमको सबसे पहले किसको छोड़ना पड़ेगा? ब्लेम गेम। अब जो ब्लेम वाला गेम है वो छूटता कैसे है? वो छूटता है गलती को एक्सेप्ट करने से कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है, मुझे जैसा काम करना चाहिए था वैसा मैंने नहीं किया है। तब मैं कुछ करने के बारे में सोचूंगा, वरना हमेशा क्या सोचूंगा? नहीं करने के हजार बहाने। तो ये ब्लेम गेम से शुरू होता है कि कैसे हम अपने की हुई गलतियों का जो पोटला है वो किसी और पे डाल दे। तो जब भी कोई ख्याल तुम्हारे दिल में पैदा हो कि यार फला के ऐसा हुआ, तो समझ जाना कि तुम गलत है, फला गलत नहीं है। चाहे वो तुम किसी पे भी इल्जाम लगा लो, वो अल्लाह पे लगाओ या अपने माँ बाप पे लगाओ, अपने बच्चों पे लगाओ, अपने दोस्त पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ। अगर तुम्हारे जहन में ख्याल भर भी आया कि फला की वजह से हुआ, यानी तुमने वो जिम्मेदारी खुद नहीं ली अपने पे, तो वो होगा ब्लेम गेम। सबसे पहली जिम्मेदारी तुमको खुद को लेनी है कि अगर गलती हुई है या मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो उसकी गलती मेरी खुद की है, मेरे खुद में कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ना मेरी कामयाबी के लिए ना ही मेरी फेलियर के लिए। हाँ, कामयाबी में तुम दूसरों को शामिल कर सकते हो, लेकिन फेलियर में कभी किसी को शामिल नहीं कर सकते। तुम्हारी नाकामयाबी तुम्हारी खुद की होगी। कामयाबी हो सकती है कि 10 लोगों की मिलके हो, तुम दूसरों को क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन कभी भी नाकामयाबी का कभी भी किसी का इल्जाम नहीं लगा सकता कि तेरी वजह से ऐसा हुआ। जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। तो ये उसूल सबसे पहले कि जिंदगी में कभी हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, कभी भी। अगर हम लगाते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े फेलियर है। बराबर है? तो क्या नहीं करेंगे? जोर से बोलना, ब्लेम नहीं खेलेंगे। अब समझ में आ गया कि ब्लेम गेम किसको बोलते हैं? हाँ, तो ब्लेम गेम इसी को बोलते हैं कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाएं। सबसे पहला टॉपिक। इसके बाद में कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि फला इंसान बहुत स्किल वाला है, बहुत काबिलियत है उसके अंदर, और मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, या अल्लाह ने उसको काबिलियत दी है मुझे नहीं दी है। जैसे ऐसे अल्फाज तुम इस्तेमाल करते हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का मतलब है तुम अल्लाह पे इल्जाम लगा रहे हो कि उसने तुमको काबिल नहीं बनाया है। लेकिन अल्लाह ने हर इंसान को काबिल बनाया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई काबिलियत खास उसके पास है ही है। तुम ना पहचानो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पास वो काबिलियत
मौजूद है हर इंसान के पास। तो हमेशा अपने आप को काबिल मानना है, कभी अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल नहीं बनाया, उस काबिल नहीं बनाया, क्योंकि हमारे जहनों में ये ख्याल रहता है कि फला इंसान तरक्की कर गया तो उसके पास वो काबिलियत थी। काबिलियत किसी के पास भी ऐसे नहीं होती है। अब उसको समझते हैं गलत तरीके से। इंसान का ढांचा ऐसा बना हुआ है कि अगर वो कोई चीज़ सीखना चाहे तो उसको उस चीज़ को सीखने के लिए नॉर्मल तौर पे उसको देने पड़ेंगे 3000 घंटे। कितने घंटे देने पड़ेंगे? 3000 घंटे उस चीज़ को सीखने के लिए 3000 घंटे, यानी दिन के अगर तुमने 10 घंटे दिए तो कितने दिन लगेंगे? 300 दिन लगेंगे। यानी 10 घंटे से आपको उस चीज़ को सीखने के लिए कितने दिन लगेंगे? 1 साल तो लग ही जाएगा, है ना, क्योंकि आपको 3000 घंटे उसको देना पड़ेगा। अब वो तो हुआ एक नॉर्मल सीखना। अगर आपको उसके अंदर एकदम मास्टर बनना है तो इंसान को उसके अंदर पूरी शिद्दत के साथ में, खाली ऐसा नहीं कि आप जाके खाली खाड़ा पूरी कर रहे हो, सीखने के लिए शिद्दत से कर रहे हो, तो 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। इंसान किसी भी चीज़ को अगर 10,000 घंटे अपनी ज़िंदगी दे देता है तो वो उस चीज़ का मास्टर होता है, एक्सपर्ट होता है उसका, सीखना चाहे वो चीज़। यहाँ बात डॉक्टरी इंजीनियरिंग की नहीं आ रही जो पढ़ाई से ताल्लुकात है। स्किल का मतलब है कोई भी चीज़ आप नया काम सीखना चाहते हो तो वो चीज़ आप सीख जाओगे, कोई भी नया काम उसमें मास्टर करना किसी एक चीज़ के अंदर, तो 3000 घंटे कम से कम चाहिए उसको सीखने के लिए, और उसमें मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे चाहिए। अब 10,000 घंटे के लिए कितने साल हो गए? 3 साढ़े 3 साल। 3 साल एक ऐसी मियाद है जिसको बोलते हैं हम लोग 1000 डेज। 1000 डे एक आम की फसल को उगने के लिए उतना वक्त लगता है। यानी आपने बीज लगाया और फिर आपको उसको मतलब उसका फल खाने के लिए आपको लगेंगे 1000 डेज। किसी भी बिजनेस को, किसी भी कारोबार को चालू करते हैं तो शिद्दत के साथ में उस कारोबार के अंदर आप तो भी घुसे हो ना, तो उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 1000 दिन लगते हैं मास्टर बनने के लिए। इसलिए ये बोला जाता है कि आपको 10,000 घंटे उस बिजनेस के अंदर देने पड़ेंगे, उस काम में उसको सीखने के लिए देने पड़ेंगे। अब जो इंसान आपको काबिल दिख रहा है और आप उसके सामने काबिल नहीं दिख रहे हो कि अल्लाह ने उसको स्किल दे दी है, मुझे नहीं दिया है, उसको काबिलियत दी है, मुझे नहीं दी है, तो उसने उसको 10,000 घंटे दिए हैं और तुमने नहीं दिए। अल्लाह ने दोनों को काबिलियत दी है, लेकिन तुमने क्या नहीं दिया है? अपने 10,000 घंटे उस काम को नहीं दिए हैं। और उस बंदे जिसने तरक्की की है उसने शिद्दत के साथ 10,000 घंटे उस काम को सीखने के लिए अपने दिए हैं। इसीलिए आपको वो स्किल वाला दिख रहा है, काबिल दिख रहा है, और आपने नहीं दिए हैं इसलिए आप काबिल नहीं दिख रहे हो। तो बात समझ में आई? आपके काबिल होने और नहीं होने में वो 10,000 घंटे मायने रखते हैं। वो 10,000 घंटे आपने दिए तो आप फिर काबिल हो, और आपने अगर 10,000 घंटे नहीं दिए तो फिर आप अल्लाह पे ब्लेम करोगे कि अल्लाह ने मुझे काबिलियत नहीं दी है, लेकिन आप कभी अपने पे नहीं लोगे कि मैंने वो वक्त नहीं दिया है। तो अभी आपके क्या समझ में आया? दूसरा टॉपिक कि कोई भी काम आपको करना है, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको 10,000 घंटे के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं 10,000 घंटे उसको दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, और कैसे दूंगा? शिद्दत के साथ। वो 10,000 घंटे कैसे होते हैं उसको देखना है कि मैंने कैसा दिया है। अब मैं आपको एक और रास्ता देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा आपने 10,000 घंटे दिए या नहीं दिए। सबसे पहले, जब भी आप आज भी अगर काम पे जाते हो, जो भी काम करते हो, तो आप सुबह अगर 10 बजे अपने ऑफिस या अपने क्लिनिक या अपने कहीं भी आप जाते हो, जो वर्कशॉप हो कोई भी हो, वहां पे आप काम पे चढ़ते ही लिखो कि मैं 10 बजे काम पे आ गया, बराबर, मैंने काम शुरू कर दिया। अगर मैं वहां से वॉशरूम जाने भी उठ रहा हूं तो मैं टाइम लिख लूं कि मैं 10 बजे बैठा था और मैं 11 बजे उठा, 10 मिनट के लिए वॉशरूम गया तो 10 मिनट माइनस हो गया। अगर मैं फिर उसके बाद में काम पे लगा, 10 मिनट 5 मिनट किसी से बातचीत की तो टाइम काट दूं मैं। ऐसा करते हुए अपना काम जो किया मैंने, सिर्फ काम किया, वो टाइम और जितना टाइम मैंने वेस्टेज किया वो टाइम, दोनों को फिल्टर करना है कि कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से बातचीत की, और कहां कहां मैंने अपने उस टाइम को खराब किया है। अगर मैं सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक काम पे हूं तो जो मेरा ये 8-10 घंटे का टाइमिंग है काम करने वाला, तो उसमें हमको ये देखना है कि मैं कितना घंटा काम करता हूं, वाकई में 10 घंटा काम करता हूं या फिर मैं कम टाइम काम कर रहा हूं। क्योंकि इंसान ये समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। इसको मैं कहता हूं हमेशा एक ऐसा भ्रम पैदा किया हुआ अपने आसपास इंसान ने, यानी जो चीज है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं। रियलिटी ऐसी है कि तुम काम कर ही नहीं रहे हो, लेकिन तुमने खुद ने एक भ्रम बनाया हुआ है, एक ऐसा
कि जिससे आपको इल्यूजन पैदा किया हुआ है, जिससे आपको लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, तो उसको आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो उसको चेक करने का तरीका यही है कि आप अपने पूरे दिन के काम को लिखो कि मैंने इतने बजे काम शुरू किया, बीच में छूटा, मैं किसी से बातचीत करने गया तो कितना टाइम वेस्टेज किया, मैं वॉशरूम गया तो कितना टाइम वेस्टेज किया, खाना खाने गया तो टाइम कितना मेरा वेस्टेज हुआ, वो सारा टाइम मुझे लिखना है। ये लिख के मालूम करना है कि मैंने कितना टाइम कहां कहां पे खराब किया। तो क्या मेरे वो 10 घंटे पूरे काम के हो रहे हैं या मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही काम कर रहा हूं। ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगी अपने आप में ही। तो तुम्हारे पास सबसे पहले तो यह है लिखने की आदत कि अपने काम को लिखो, मेजर करो कि मैं कितना काम कर रहा हूं। जब लिखने की आदत हो जाती है तो कभी भी ये भ्रम पैदा नहीं होता, जिसको बोलते हैं गलतफहमी पैदा होना। अपने आप में इंसान जब अपने आप में गलतफहमी पैदा कर लेता है कि यार मैं तो बहुत काम किया, जैसे मैं कई लोगों को सुनता हूं ऐसा बोलते हुए कि बहुत मेहनत करता हूं, मैं सुबह से निकल जाता हूं, बहुत काम करता हूं, लेकिन अल्लाह तरक्की देता ही नहीं है, मैं बहुत काम करता हूं। मैं अपनी कंपनी के अंदर बताऊं कि अगर कोई इंसान जब मेरे पास काम करता है साल, 2 साल, 5 साल, और उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है कि काम कर रहा हूं, कर तो रहा हूं, या फिर मैंने बहुत काम किया, इन लोगों को मैं काम पे रखता ही नहीं हूं। मैं तुरंत काम से निकालने की सोचता हूं। जैसा मौका मिलेगा मैं काम से निकाल देता हूं उनको, क्योंकि उसने एक भ्रम पैदा कर लिया है, एक ऐसा इल्यूजन बना लिया अपने आसपास कि मैं बहुत काम कर रहा हूं। तो ऐसे इल्यूजन में जो रहता है, मैंने ऐसे भ्रम में जो रहता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप रोज खाना खाते हो, आपको पता है कि रोज खाना खाना है, तो आप तो रोज खाना खाते हो ना, तो काम के लिए क्यों सोचते हो खुद किया। आपको क्या सोचना है, हर रोज सुबह 0 से स्टार्ट होता है वो। कभी भी ये नहीं होता कि मैंने क्या किया। आपने खाया हुआ तो आज बोलते हो भूखा रहूंगा चलेगा। आप खाते हो ना आज भी तो, कि मैंने खा लिया था, अब मुझे जरूरत नहीं खाने की, मैंने बहुत 10 साल खा लिया, अब मुझे आगे खाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा सोचते हो क्या। नहीं सोचते हो ना। तो काम के लिए क्यों सोचते हो ऐसा। तो काम के लिए भी ये सोच नहीं आनी चाहिए। हर रोज 0 से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने बहुत किया, ये जो वर्ड है ना, मैंने बहुत किया, ये दुनिया का सबसे बदतरीन वर्ड है। मैंने बहुत किया। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। जब भी जो भी होगा वो प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों परेशान करेंगे। प्रेजेंट तुमको हमेशा खुश रखेगा अगर तुम्हारा काम पे फोकस है। तो अभी इस बात से क्या समझ में आया कि आपको लिखने की आदत डालनी है। आपको अपना पूरा दिन लिखना है, आपने जो काम करना है वो भी लिखना है, जो किया है वो भी लिखना है। 1 महीने का तुम्हारे पास ये पूरा टाइटल बनाओ, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। अब 1 तारीख के अंदर नहीं करना, कल 12 तारीख कल से स्टार्ट कर लेना, कल सुबह से ही, कि मैं अपने पूरे काम को लिखूंगा कि मैंने क्या काम किया। हर हफ्ता मैं फिर उसको मेजर करूंगा कि मैंने महीने के फर्स्ट वीक में जितने काम किए थे, क्या सेकंड वीक में उतने काम किए मैंने या कम किए मैंने। अगर कम किए तो कम क्यों किए मैंने, क्या वजह थी उसकी। तो मैं थर्ड वीक में फिर उसको और ऊपर लाने की सोचूंगा, क्योंकि जो डेटा है, जो तुम्हें लिखा है ना, तुम्हारा डेटा है, तुम्हारा खुद का। कोई और तुमको ध्यान नहीं रखेगा, कोई और तुमको नहीं बोलेगा, तुमको खुद को बोलना है कि मैं सही हूं गलत हूं। दूसरा आगे क्यों बोलेगा तुमको कि तुम गलत हो, उसको क्या पड़ी हुई है। तो तुम लिखेंगे, अपना वीकली चार्ट बनाओगे, डेली चार्ट बनाओगे, अपना खुद का बनाओगे, लिखोगे हाथ से, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में लिखने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, हाथ से लिखने वाले लोग पसंद है। मोबाइल के अंदर तुम कभी लिख सकते हो याददाश्त के लिए कि भाई मैं भी यहां था, मेरे पास डायरी नहीं थी, लेकिन एक छोटी पॉकेट डायरी और एक बड़ी डायरी दोनों होनी चाहिए हर किसी के पास। एक पेन हमेशा साथ में होना चाहिए, एक पेन, एक छोटी सी डायरी जो पॉकेट में हो, जो तुम रफ एंट्री कर सको और बाद में रात में बैठ के उसको एकदम प्रॉपर लिख सको। डेली का ये बनाया और फिर उसको हमेशा एक दूसरे से मेजर किया। हाँ? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं पता है, मेजर इट इंप्रूव इट। जितना मेजर करोगे अपने आप को, उतना तुम अपने आप को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। वरना जिंदगी भर एक धोखे में रहोगे कि मैंने बहुत किया लेकिन मुझे तरक्की नहीं मिली। लेकिन तुमको अपनी गलती मिलेगी ही नहीं जब तक तुम अपने आप को मेजर नहीं करोगे। तो खुद को मेजर करने के लिए सारे काम लिखने हैं कि मैं कितने काम कर रहा हूं। उसके बाद आपको पता चलेगा, एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता, दूसरे हफ्ते तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, तो तुमको पता चलने लगेगा कि मेरे काम किस हफ्ते में कम हो रहे, किस हफ्ते में ज्यादा हो रहे हैं, मैं कितना फोकस कर रहा हूं काम पे, कितना फोकस नहीं कर रहा हूं काम पे। ये सारी चीजें उसमें डिटेल में आ जाएगी और खुद को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन ईमानदारी से। क्योंकि सबसे पहले आपको ईमानदार किसी और के लिए नहीं बनना होता है,
खुद के लिए बनना होता है। जो इंसान खुद के लिए ईमानदार नहीं है वो दुनिया में किसी और के साथ में ईमानदारी कर ही नहीं सकता। जब अल्लाह कहता है कि ईमानदार बनो, तो हम सोचते हैं हम लोगों के लिए ईमानदार बनेंगे, यानी लोगों का माल नहीं खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, धंधे में जो है वो गलती नहीं करेंगे, मतलब माल उसको गलत नहीं बेचेंगे। ये सारी चीजें जो है ये रॉन्ग थॉट है कि हम दूसरों के साथ ईमानदारी कर सकते हैं। कभी भी हम दूसरों के साथ ईमानदारी कर ही नहीं सकते। हम ईमानदारी सिर्फ अपने साथ कर सकते हैं। यानी उसकी मिसाल ले लो, आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाए, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, उस चीज को आपने ईमानदारी के साथ बेचा जो उसकी मार्केट वैल्यू, और अच्छी प्रोडक्ट जो 100 रुपए ले रहे हो उसका उसको 100% दिया है, तो कस्टमर आपको रिटर्न आएगा, बार बार आएगा, 4 लोगों से बोलेगा भी, ठीक है। वो क्या हुआ कि आपने ईमानदारी की, वो ईमानदारी का रिटर्न कैसे मिला? आपका कारोबार बढ़ा। आपने किससे ईमानदारी की है, वो पैसा किसको ज्यादा मिला? आपको मिला, आपका बिजनेस बढ़ा। आपने कस्टमर के साथ ईमानदारी नहीं की है, आपने ईमानदारी तो अपने साथ ही की है। अपने साथ ईमानदारी कर ली क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था ईमानदारी से अच्छा बेचा था, तो फिर 10 लोग ज्यादा आएंगे आपके हाथ लेने के लिए, तो आपका बिजनेस बढ़ा। तो आपने किससे ईमानदारी की है? खुद से की है। अब बेईमानी की अगर, यानी प्रोडक्ट वैल्यू इतना अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसको महंगे में बेच दिया, है ना। आपको पता था कि भाई ये 50 रुपए की वैल्यू का है, लेकिन आपके अंदर बेचने की सलाहियत अच्छी थी, बोलने की सलाहियत अच्छी थी, अच्छा कन्विंस पावर था, आपने सामने वाले को कन्विंस भी कर लिया, उसको बेचारे को नहीं मालूम है, आपने उसके साथ धोखा किया, आपने उसको प्रोडक्ट बेच दिया, उसने 50 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीद भी लिया। क्या दोबारा आएगा आपके पास? दोबारा आएगा ही नहीं आपके पास। तो बेईमानी किससे हुई? आपकी खुद से हुई है, क्योंकि दोबारा वो आएगा ही नहीं। अब ये तो कारोबार में हुआ, कहीं जॉब करते हो, कहीं भी अगर आप जॉब करते हो, जॉब की कंडीशन में ईमानदारी कैसे करोगे? वहां भी ईमानदारी तुमको अपने साथ ही करनी है। आप जितना पैसा ले रहे हो, जिस काम का ले रहे हो, यानी जो टाइम आपने दिया, क्योंकि जॉब का मतलब होता है आपने उसको टाइम दे दिया, टाइम बेच दिया। 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटा आपने बेच दिया, 10 घंटे की जॉब है 10 घंटा आपने बेच दिया है अपना। वो 10 घंटा ईमानदारी से काम करना, पूरी शिद्दत के साथ में काम करना, वो 10 घंटा, उसमें टाइम पास ना करना, क्योंकि हराम का पैसा तो वो भी हो जाएगा कि जहां आपने टाइम पास किया है, क्योंकि आप उसका पैसा ले चुके हो और आप काम नहीं कर रहे हो उस टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा? वो पैसा भी हराम का हो जाएगा, क्योंकि आपने ही बेईमानी की। अब जो ऐसा टाइम पास कर रहा है, काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, कल को सैलरी बढ़ने की बात होगी तो सैलरी बढ़ेगी उसकी? नहीं बढ़ेगी। तो जो बेईमानी उसने की है, बेईमानी किसके साथ की है? खुद के साथ की है। ऐसा नहीं है जॉब में तरक्की नहीं होती, जॉब में भी तरक्की होती है, लेकिन वो आपके अंदर क्वालिटी वैसी काम की होनी चाहिए। यानी आप जॉब भी करो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो, ताकि आपकी ईमानदारी को देखकर, आपके काम को देखकर, वो जो भी आपका बॉस हो, आपका टीम लीडर हो, आपका जो सेड हो, वो आपकी पगार बढ़ाए कि भाई ये बहुत ईमानदार है। वो आपको कभी जाने ना दे, क्योंकि आपके जैसा दूसरा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा उसको। तो ये ईमानदारी किससे हुई है? खुद से ही हुई। तो अल्लाह ने जब कहा है कि ईमानदार बनो, बेईमानी मत करो, तो ईमानदारी चोरी को नहीं बोलते हैं। चोरी वैसे बुरी चीज है, ऐसा नहीं कि चोरी बुरी चीज नहीं है, कि चोरी है, लेकिन ईमानदारी यहां पर सब पे लागू हो रहा है। आप बोलो मैं तो चोर नहीं हूं, तो आपने चोरी की ना, किसी का अगर वक्त काम नहीं किया तो वहां गलत किया है आपने। आप पैसा ले रहे हो उस चीज का, दिन के 8 घंटे की ड्यूटी में अगर 1 घंटा काम नहीं किया है तो 1 घंटे का पैसा फ्री का ले लिया ना आपने, तो हराम का पैसा हो गया वो। तो आपको अपने साथ ईमानदारी करनी है सबसे पहले। अब कितनी चीजें लिख ली आपने कि ब्लेम गेम नहीं होगा, अपने सारे काम को मेजर करेंगे, लिखेंगे, और तीसरा ईमानदारी करेंगे, और गलती एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हाँ, काबिल समझना वो जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए और सीखने के लिए 3000 घंटे, और वो तो तुम्हारा मतलब एक फोकस है। अब इसको करने के लिए मतलब कुछ चीजें और लगती है। वो चीजें क्या है? जैसे स्किल और डिसिप्लिन, दो अलग अलग चीजें। स्किल बोलते हैं काबिलियत को, डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे डिसिप्लिन को? पंक्चुअल जो होते हैं, हाँ? अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन जो है वो अनुशासन। अब ये जो दो चीज है, ये दो चीज में स्किल
और डिसिप्लिन, ये दो चीज इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन हर किसी के पास स्किल हो ये जरूरी नहीं है। स्किल कम ज्यादा हो सकती है। अब इसकी मिसाल ले ले अगर, कि भाई इंसान को किसी चीज में डिसिप्लिन और स्किल में अगर फर्क देखना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं खुद भी हूं। मैं एक नेटवर्क इंजीनियरिंग कंपनी चला रहा हूं, लेकिन मैं नेटवर्क इंजीनियर नहीं हूं। मेरे पास जो नेटवर्क इंजीनियर्स है जो जॉब करते हैं वो पढ़े लिखे हैं और नेटवर्क इंजीनियर्स है वो, लेकिन मैं नेटवर्क इंजीनियर नहीं हूं। तो मेरे पास तो नेटवर्क इंजीनियरिंग का स्किल ही नहीं है ना मेरे पास तो, लेकिन मैं उस कंपनी का मालिक हूं। तो मेरे पास क्या है, वो स्किल नहीं है नेटवर्क इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरे पास है डिसिप्लिन। मेरे पास क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन किस चीज का, कि आपको जो काम जब करने हैं वो प्रॉपर आप उसको फॉलो अप करते हो। सुबह जैसे आपको जल्दी उठना है, जैसे हमारे यहां पे तो खासकर फजर में उठने को कहा गया कि आप फजर से पहले उठो। क्यों कहा गया है, इसकी वजह क्या है? सब लोग सोते पड़े रहते हैं लेट तक और फिर सोचते हैं कि घर में बरकत नहीं आती। बरकत क्यों नहीं आती? तो कुछ लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि भाई अगर जल्दी उठने से पैसे वाले बनते तो दूध वाला, पेपर वाला बन जाता। इस तरीके के भी लोग बोलते हैं, मिसालें देते हैं ऐसे। बहरहाल, अब इसके अंदर समझने की चीज ये है कि आप ऐसा बोल के ना खुद को बचा नहीं सकते। आपको रात को वक्त पे, टाइम पे जल्दी सोना है। अगर जल्दी उठना है तो अभी यहां डॉक्टर्स भी है, तो डॉक्टरों को पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग वक्त पे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स यानी अल्लाह ने ऐसी चीज कुदरती तौर पर हमारे अंदर बनाई है कि खाना जब हम खाने का वक्त होता है तो उसको हजम करने के हार्मोन्स होते हैं। नींद का वक्त होता है तो नींद के हार्मोन्स होते हैं। काम का वक्त होता है जोश वाला, तो फिर वो वैसे वाले हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग मोटिवेशन वाला हार्मोन्स बोलेंगे। तो सुबह का जो वक्त है, अर्ली मॉर्निंग का 7 बजे के बाद आसपास वाला, ये है मोटिवेशन में का हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। मोटिवेशन यानी हम कुछ कर गुजरे, यानी कुछ कर गुजरने का जज्बा, वैसे वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं सुबह के टाइम पे। जैसे बॉडी रिपेयर का जो हमारा हार्मोन्स है वो रात को 1:30-2 बजे से जो सुबह 4 बजे तक के रिलीज होते हैं, जो बॉडी रिपेयरिंग के हार्मोन्स है हमारे। उस वक्त हम जागते रहते हैं तो हमारी बॉडी डैमेज होती है। लेकिन हम अगर 10:30-11 बजे सो गए हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाएंगे। और जो हमारी बॉडी रिपेयरिंग का हार्मोन्स है, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखा है कि तुम्हारी बॉडी अंदर से रिपेयर हो, तुम बीमार ना पड़े, तुम हेल्थी रहे, और जितने हेल्थी होंगे उतना अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो 101% तुम्हारे अंदर बहुत सारे काम करने के थॉट्स आएंगे। तब लोग बोलेंगे जल्दी उठा नहीं जाता हमारे से। अब उठा नहीं जाता, ये अनडिसिप्लिन बात है। रात को जल्दी नहीं सो पाते, ये अनडिसिप्लिन बात है। अब अगर डिसिप्लिन बनना है कि भाई हमको डिसिप्लिन आना चाहिए, तो आपको फिर वो 11:30 बजे सोना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मेरे जॉब ही 10 बजे छुट्टी है तो मैं कैसे सोऊंगा? आप अपने काम का टाइम सेट खुद चेंज कर सकते हो। तुम अगर सामने वालों को प्रोडक्टिविटी दिखाओ, जो काम 12 घंटे का 8 घंटे में करके दिखाओ, तो 12 घंटा काम करने की जरूरत है क्या? हम दिन भर टाइम पास करते हैं, हम 12 घंटे का काम को, 8 घंटे का काम को 12 घंटा करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हमारे इंडिया में आज भी काम करने का टाइमिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे मैं चाइना में था, तो चाइना में मैंने देखा कि पूरी दुनिया बोलती है कि वहां लेबर सस्ता है, और वहां पे 10 साल पहले भी 40,000 इंडियन मिनिमम सैलरी थी। यानी जो बाथरूम वगैरह भी साफ करेंगे ना, उनकी भी सैलरी होगी मिनिमम सैलरी इंडियन 40,000, 10 साल पहले, यानी 2014-15 में। अब हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 8,000 रुपये मिनिमम सैलरी चल रही थी शहरों में, वहां 40,000 चल रही है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई वहां पे लेबर सस्ता है। लेबर सस्ता कैसे हो गया? जब 40,000 सैलरी दे रहे हैं हमसे, तो 4-5 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो फिर क्यों सस्ता है? तो ये पता चला कि वहां प्रोडक्टिविटी है, यानी वो लोग हमसे ज्यादा प्रोडक्शन निकाल देंगे, वो काम ज्यादा स्पीड में करेंगे, फोकस से करेंगे। यानी वो 8 घंटा काम करेंगे तो हमारे यहाँ के बंदे के 16 घंटे क्या 24 घंटे से ज्यादा काम निकाल देंगे। क्योंकि हमारे वाले जो यहाँ के लोग जो है ना, वो काम नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं बहुत ज्यादा। और जहां जब तक तुम काम नहीं करने के बहाने ढूंढते रहोगे, यानी अपने बदन को सुस्त बनाते रहोगे, तब तक तो हमेशा पीछे ही रहोगे। आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक स्टार्ट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक स्टार्ट। गाड़ी अगर खड़ी है, उसको एक सेल्फ स्टार्ट नहीं दिया है, तो आप उसको धक्का मार के ज्यादा लंबा चला नहीं सकते। लेकिन एक स्टार्ट दिया तो
एक स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज के लिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो स्टार्ट क्या होता है, वो आपकी काहिली है। अब ये भी क्या है, हमारा जो ब्रेन है ना वैसे ही काम करता है, वो बना हुआ ऐसे ही है, वो बना ही ऐसे है कि वो इस तरीके से ही काम करेगा, क्योंकि उसको चाहिए रिवॉर्ड। क्योंकि जो चीज़ हमारे जिस्म में बनी है वो सब कुछ इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन के साथ में आगे बढ़ा है। तो पहले हम लोग शिकार करके खाते थे, तो शिकार करके खाने वाला जो वक्त था ना, जब जो ब्रेन रेडी हुआ है वो ब्रेन आज तक है वैसा ही है, उसका बेस वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो शिकार करने के टाइम पे क्या होता था कि भाई हमको आज शिकार मिला है, पता नहीं 3 दिन तक 4 दिन शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब तक 100% ये श्योरिटी ना हो कि हम इसका शिकार कर सकते हैं, तब तक हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार के लिए हाथ पैर चलाते ही नहीं थे, यानी मेहनत नहीं करेंगे। वो उनको लगेगा इसका शिकार कर सकते हैं 100% श्योरिटी, तो अपनी एनर्जी जो है तब लगाएंगे वो। तो हमारा ब्रेन वैसे ही इवॉल्व हुआ है कि उसको रिटर्न में रिवॉर्ड क्या मिल रहा है उसके ऊपर ही काम करता है, उसके अलावा वो काम नहीं करता। अब क्या होता है कि यहां पे एकदम प्रेजेंट में कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता बिजनेस में। आप आज सुबह जल्दी उठ जाओगे, आप सुबह जल्दी उठ के अगर वॉक पे चले गए या जिम चले गए तो क्या एक दिन में बिल्डर बन जाओगे? आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, कुछ मेरे को रिटर्न मिल रहा ही नहीं है, तो वो फिर सुस्त हो जाता है, नहीं यार कुछ मिल रहा नहीं है, उसको रिटर्न चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। वही आप सुबह उठ के मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम की रील्स देखो तो डोपामिन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो जाग रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। रात को लेट तक भी जाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। है क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। जहां डिसिप्लिन पैदा करना है वहां पर लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है। डिसिप्लिन आपके स्किल को भी बहुत बढ़ाता है। जो भी काम आप कर रहे हो उस डिसिप्लिन के साथ में जब आप तरक्की करना चाहोगे, काम करना चाहोगे, आप बहुत तरक्की करोगे। तो जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई, जो मेन पॉइंट्स है, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है डिसिप्लिन का। आपने लिख तो लिया, घर पे आके बुक बंद किया, रख दिया, फिर कल वैसी जिंदगी जी रहे हो, तो क्या फर्क आएगा इसमें? अब जितने लोग यहां मौजूद है, इनमें से जितने लोग भी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे, अपने पे फोकस करेंगे और अपने डिसिप्लिन पैदा करेंगे हर काम में, जो भी आप काम करते हो, खाना कितने बजे खाते हो उतने बजे खाऊंगा, सोता इतने बजे उतने बजे ही सोऊंगा, सुबह जल्दी उठना सुबह जल्दी उठूंगा, चाहे दुनिया उठती कि नहीं उठती से कोई ले देना नहीं। मैं उस टाइम पर उठ के कुछ पढ़ाई करूंगा, कुछ बुक्स पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, जो भी चीजें उसको लगती है वो सारी चीजें सुबह मैं कर लूंगा। काम का वक्त है तो काम पे प्रॉपर बैठूंगा और उसको भी लिखूंगा, मेजर करूंगा कितना काम किया मैंने। ये सब चीज करके 3 महीने बाद, यानी अभी ये जनवरी का 11 तारीख है, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 11 तारीख, जब अगला सेशन हमारा होगा दोबारा, अगर तुमने वाकई इन चीजों पे अमल किया, इस पर फोकस किया, तो 3 महीने बाद तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा फर्क आ चुका होगा। और अगर नहीं किया तो तुम में कोई फर्क नहीं आएगा, तुम जैसे आज थे वैसे ही रहोगे और सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करते नजर आओगे, इल्जाम लगाते हुए कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे ऊपर मतलब किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे को अपने को खुद तैयार करना होता है। हमारी जो बॉडी है ना, ये खुद ही एक ऐसी चीज बना के दी अल्लाह ने, यानी आंखें जो है वो हमारी रहबर है, हमको देखने में लाइव डायरेक्शन देती है। ब्रेन हमको कहां जाना है कहां नहीं जाना उसके लिए प्लान करके देता है, समझे। दिल हमारा जो है वो बादशाह है, ये सिपा सालार है। हाथ जो है वो हमारे सिपाही है, मजदूर है, हमको दिया हुआ है काम करने के लिए। हाथ पैर ये सवारी है हमारी, लेके कहीं भी चले जाए, दिया कि नहीं दिया है? इसके बिना भी आप कहीं भी जा सकते हो ना, कोई गाड़ी ना रहे, तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, लेकिन ये पैर तुम्हारे सवारी है, तुम्हारी हर चीज है ना। सवारी के लिए तुमको पैर दिए है। कोई मारने आया, एक लाफा मारा तो तुम क्या करोगे? पहले हाथ से बचाओगे ना। ये सिपाही तुम्हारा डिफेंस करने के लिए है। यानी तुम्हारे हाथ पैर आंखें ब्रेन दिल सब कुछ अल्लाह ने ऐसा दिया हुआ है कि तुम सारे काम कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी बहाने करते हो कि मेरे पास ये नहीं है। क्या चीज की कमी है तुम्हारे पास? जिस चीज की जरूरत है कहीं जाने के लिए, पैसे की नहीं, पैर की जरूरत है। अभी क्या होता है कि अगर हम भी बताएं लोगों को कि भाई हमने भी 5-5 रुपए अगर बस के रेंट के लिए नहीं थे तो काम मांगने के लिए हम लोग चल चल के जाते थे, यानी 5 रुपए बस के लिए नहीं होते थे।
तो पैर दिए ना अल्लाह ने, बहाने थोड़ी बना 5 रुपया नहीं है मैं बस से जा नहीं सकता, मैं जाऊं कैसे, पैसे ही नहीं मेरे पास, चल के जाओ क्योंकि अल्लाह ने सवारी दी है, तो आप उस सवारी के ऊपर सवार हो जाओ और चलो। अगर पैसे नहीं है तो दिमाग दिया उसका इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिया तुमको इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे मजबूत अगर कोई तुम्हारा साथी और मजदूर है तो वो तुम्हारा ब्रेन है। तुम उसको काम सौंपो, काम करके देता है, लेकिन उससे काम लेने वाला आदमी चाहिए। आपको क्या काम कराना है उससे, रात को सोने से पहले पूरा प्लान करो और उसको दे दो कि मुझे ये काम रेडी करना है, सुबह तुमको सब रेडी करके दे देगा वो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर बहुत सलाहियत है। अल्लाह ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी तुम्हारे अंदर फिट की हुई है, जो तुम्हारा ब्रेन है, उससे एडवांस दुनिया में कुछ नहीं है, उससे पावरफुल कुछ नहीं है, उससे ज्यादा डेटा किसी के पास नहीं है, स्टोर करने की ताकत भी किसी के पास नहीं है। इतना डेटा वो लेके बैठा हुआ है या नहीं है? जो डॉक्टर्स है वो समझेंगे ही कि कितना ट्रिलियन जीबी का डेटा वो स्टोर कर सकता है, जो आज किसी भी मशीन के अंदर आज तक भी उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना वो डेटा स्टोर कर सकता है। तो आप उसका काम लो ना, उससे जो अल्लाह ने तुमको दिया है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें तुमको दी है, तुम उसका इस्तेमाल ना करो दुनिया में जरिया मास तलाश करने के लिए, क्या फायदे का। तो सबसे पहले हम जितने भी मर्द है, खास करके हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि औरतें काम नहीं कर सकती है, लेकिन एक यहाँ पे सब आदमी है, इसलिए उनके लिए तो वाजिब है कि वो काम करे। जो काम नहीं करता है वो काम चोर है। मैंने बहुत साल पहले एक रील बनाई थी, बहुत वायरल भी हुई थी वो, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक शख्स जंगल जाए, वहां से लकड़ियां काटे, अपने पीठ पे उसका बोझ ला दे और बाजार में लाके बेचे, वो शख्स उस शख्स से लाख गुना बेहतर है कि जो दूसरों के सामने हाथ फैलाए, यानी भीख मांगे। तो हमारे इस्लाम में तो कहीं हाथ फैलाना एकदम से मना है, ममानियत है कि हम कहीं हाथ फैलाएं। हमको कमाना है इज्जत के साथ, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हम किसी से कुछ मांगे। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमको किसी से पैसे मांगने की, उधार मांगने की या भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर अपने काम पे पूरा फोकस करें, डिसिप्लिन पैदा करें, अपने स्किल को पूरा वक्त दे, फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है।